हेलो गाइस, मैं सुरेश बैरवा, हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और हमने ऑटोन स्ट्रक्चर की पहले की क्लास में पढ़ लिया था। वो पढ़ लिया था रदरफोर्ड का नाभिकीय प्रतिरूप तक हमने देख लिया था। और रदरफोर्ड ने बताया था कि क्या कहते हैं, यानी परमाणु है जिसका अधिकांश भाग है वो खोखला होता है ना। परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला होता है। और बीच में है ना जो धनाभिषिक्त भाग है वो केंद्र, धनाभिषिक्त भाग है वो नाभिक होता है, नाभिक होता है। ये बताया था रदरफोर्ड ने। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप, यानी कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको दो तीन चीज याद रखनी है। रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप, परमाणु प्रतिरूप, ठीक। इसमें यानी कि रदरफोर्ड ने बताया था कि रदरफोर्ड के अनुसार, यानी इस परमाणु प्रतिरूप दिया था रदरफोर्ड ने, इसके अनुसार जो परमाणु क्या है कि गोलाकार वस्तु है और एक उदासीन है, यानी कि परमाणु उदासीन एवं गोलाकार वस्तु। इसके अनुसार परमाणु है, परमाणु उदासीन में गोलाकार वस्तु है, उदासीन व गोलाकार वस्तु है। यानी कि रदरफोर्ड ने जो परमाणु प्रतिरूप दिया था उसमें बताया था कि परमाणु है कि उदासीन एवं गोलाकार वस्तु है, यानी कि जैसे कि ये परमाणु है, ठीक, इसमें बीच में नाभिक है। तो उन्होंने बताया कि यह उदासीन में गोलाकार वस्तु है। नाभिक में जो न्यूट्रॉन व प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, ठीक। ये तो आपको पता ही, प्रोटॉन पे प्लस का आवेश होता है ना। और उन्होंने एक और चीज बताई कि ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन उपस्थित है इनपे, तो इनके बाहर की ओर, यानी कि इन पर दो बल कार्य करते हैं, एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर। यानी कि उन्होंने बताया कि परमाणु के वो कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन पर दो बल कार्य करते हैं। यानी बाहर वाले बल को तो कहते हैं अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल जो बाहर की ओर लगता है, ठीक, केंद्र से विपरीत दिशा में लगता है, बाहर की ओर, है ना। और जो अंदर की ओर लगता है इलेक्ट्रॉन पे, जो परमाणु में यानी केंद्र की ओर लगता है, उसे बोलते हैं नाभिकीय, यानी कि उससे बोलते हैं नाभिकीय आकर्षण बल, नाभिकीय आकर्षण बल, आकर्षण बल। बस यही चीज है जो इस प्रतिरूप में याद रखनी है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। इस नाभिकीय आकर्षण बल को भी अभिकेंद्रीय बल भी बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। इसका खंडन है जो क्लार्क मैक्सवेल ने किया, यानी कि रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप रदरफोर्ड ने दिया, लेकिन इसका खंडन जो क्लार्क मैक्सवेल ने किया, यानी कि इन्होंने बताया कि कुछ नहीं है। इसका खंडन है जो क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा किया गया, क्लार्क मैक्सवेल, है ना, क्लार्क मैक्सवेल ने किया। यह उदासीन वस्तु नहीं है, गोलाकार वस्तु है, बट ये उदासीन नहीं है, ठीक। इससे अगला है जो इंपॉर्टेंट है बोहर का परमाणु प्रतिरूप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परमाणु प्रतिरूप है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। दूसरा बोहर का परमाणु प्रतिरूप, बोहर का परमाणु प्रतिरूप, परमाणु प्रतिरूप, ये इंपॉर्टेंट है। आईएमपी, है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे है, यानी बोरॉन का परमाणु प्रतिरूप है, बोहर का जो परमाणु प्रतिरूप है, बोहर ने बताया कि यह एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर ही लागू होता है, यानी कि इसका परमाणु प्रतिरूप है। इसका पहला पॉइंट तो है कि यह परमाणु प्रतिरूप या बोहर का परमाणु प्रतिरूप, बोहर का परमाणु प्रतिरूप एकल स्पीशीज, एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर ही लागू होता है, एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर ही लागू होता है। ये बोहर का परमाणु प्रतिरूप है जो सिर्फ एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर क्या होता है, लागू होता है। दिस इज एप्लीकेबल ऑन ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक। एग्जांपल के लिए जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, सिर्फ एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जिस पर एक इलेक्ट्रॉन, Li+2, लिथियम, ये एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर ही लागू होता है। एग्जांपल के तौर पर यही है। जैसे फिर इसने दूसरा पॉइंट दिया था कि इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर, वृत्तक इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर क्या वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, यानी कि बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार, वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। ये दूसरा पॉइंट था। तो यानी कि कक्षा कोष, जिनको जिन्हें इन बोहर ने कक्षा कोष या ऊर्जा स्तर का लगाते हैं, जिन्हें कक्ष
कोश या ऊर्जा स्तर कहा, या ऊर्जा स्तर कहा। यानी कि बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, गोल गोल घूमते हैं, नाभिक है तो इसके चारों ओर गोल गोल घूमते हैं, है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये कक्षक है, ये घूमते हैं, इन पथों को कक्षक कोश या ऊर्जा स्तर कहा। यानी कि उन्होंने बताया कि कक्षक या कोश होते हैं, कक्ष या कोश, या कोश है वो बताया उन्होंने उनको, यानी कि उसने दर्शाया एन से, और एन बराबर 1 2 3 4, ये उन्होंने बताया कक्षा कोश। और तो उनका इनका ऊर्जा स्तर है वो होता है ऊर्जा स्तर, एन के एन बराबर 1 के लिए ऊर्जा स्तर होता है के एल एम एन, के एल एम एन। ठीक, इन्होंने बताया। मेन चीज तो यह है कि यह केवल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर ही लागू है, बोर का परमाणु प्रतिरूप। उसने पहला पॉइंट दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कक्षक या कोश कहा। उन्होंने कक्षक या कोश बराबर n बराबर होता है 1 2 3 4, और उनके लिए ऊर्जा स्तर होता है 1 के लिए k, 2 के लिए l, 3 के लिए m, 4 के लिए n, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, फिर बोर ने सेकंड पॉइंट दिया कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है जो न तो ऊर्जा देता है न ऊर्जा लेता है, यानी कि न वो ऊर्जा खर्च करता है और ना ऊर्जा लेता है या देता है। तो यानी कि सेकंड पॉइंट है कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पथों में घूम रहा है, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा लेता है न ही ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता है। ठीक, जो घूम रहा इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा ना तो खर्च करेगा, न ही ऊर्जा का शोषण करेगा, न ही उत्सर्जन करेगा, ये बताया था उसने। किसने? बोर ने। दूसरा वो दिया था जो चेंजिंग एनर्जी, ऊर्जा परिवर्तन, ये 2 पॉइंट दिए थे बोर ने। तो ठीक, इसकी कमी यानी कि तीसरा पॉइंट दिया था बोर ने कि जो इलेक्ट्रॉन है जो वृत्ताकार पथों में चक्कर लगा रहे हैं, इन पर 2 बल कार्य करते हैं, यानी कि एक अपकेंद्रीय बल या इलेक्ट्रॉन यानी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर दो बल कार्य करते हैं। उन्होंने बताया कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर 2 बल कार्य करते हैं। यह आपको मैंने पहले बता दिया है, जैसे कि ये वो है बाहर की करेगा वो अपकेंद्रीय बल, और अंदर की ओर करेगा वो अभिकेंद्रीय बल। ठीक, ये आपको मैंने बता दिया था। अपकेंद्रीय बल बराबर अपकेंद्रीय बल बराबर अभिकेंद्रीय बल, ये दोनों बराबर होते हैं। यानी कि इसको लिख सकते हैं mv²/r, है ना, और इसको लिख सकते हैं z² बराबर r, z² बराबर r²। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि mv² बराबर z²/r, यानी कि दोनों बराबर होते हैं। m बराबर यहाँ पर है द्रव्यमान, m बराबर यहाँ पर है द्रव्यमान। ठीक, b बराबर है वेग, b बराबर होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेग, r बराबर होती है यहाँ पे त्रिज्या। r बराबर क्या है कि त्रिज्या, r बराबर है यहाँ पे त्रिज्या। z है, इसका बराबर होता है परमाणु क्रमांक। ठीक, और E बराबर होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये पूरा फॉर्मूला हो गया। फिर उन्होंने चौथा पॉइंट दिया था, इसे ही बोर की परिकल्पना भी कहा गया, यानी कि ये तीसरा पॉइंट था उसका कि इलेक्ट्रॉन पर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर 2 बल कार्य करते हैं, तो इसे ही बोर की परिकल्पना कहा गया, इसे ही बोर की परिकल्पना कहा गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, यानी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कैसे ज्ञात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात करने का सूत्र है mvr बराबर nh/2 पाई, mvr बराबर nh/2 पाई। ठीक, यानी कि n बराबर कक्षाएं होती हैं, n बराबर कक्षाएं जो हो सकती हैं 1 2 3 या 4। ठीक, कक्षाएं हैं, तो
तो क्वेश्चन आ सकता है आपका जैसे कि चतुर्थ बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन आए तो एन बराबर क्या है, यहाँ पे 4 है। ठीक, सूत्र है आपका एम बी आर बराबर एन बराबर क्या 4, तो 4h बटे 2 पाई। ठीक, 2 पाई। ठीक, 2 से 2 गया, 2 से 2 के बाद 4 करेंगे तो बराबर क्या बचेगा, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2h बटे पाई, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हो गया कोणीय संवेग ज्ञात करने का आसान तरीका। अब आगे बात करते हैं बोर मॉडल की कमियां, यानी कि बोर ने जो मॉडल दिया तो वो क्या है, कि बोर मॉडल की कमियां। बोर मॉडल की कमियां, पहली कमी तो यही थी कि अक्सर एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर ही लागू होता है। पहली कमी है कि यह मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर लागू होता है। यह मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर लागू होता है। पहली कमी तो यही थी। दूसरी कमी थी जो बोर है स्टार्क तथा जीमान प्रभाव को नहीं समझा सका। बोर स्टार्क तथा जीमान प्रभाव को नहीं समझा सका। अब यानी कि आपके मन में डाउट होगा कि स्टार्क के जीमान प्रभाव होता क्या है। स्टार्क के जीवन प्रभाव होता है वो जैसे कि आपको बताया जाए, ये है, ये वो ऑप्शन बना रहा हूं, है ना। ठीक, यहां स्पेक्ट्रम रेखाएं गुजारी गई, स्पेक्ट्रम रेखाएं। ठीक, यहां पे लिख दिया स्टार्क प्रभाव, स्टार्क प्रभाव, यहां पे लिख दिया जीवन प्रभाव, जीमान प्रभाव। ठीक, है ना। ऊपर विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है ना, नीचे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, अब स्टार्क और जीवन प्रभाव होता क्या है, यानी कि अगर स्पेक्ट्रम रेखाएं गुजारने पर यदि स्पेक्ट्रम रेखाओं को विद्युत क्षेत्र में होकर गुजारेंगे, यानी कि स्पेक्ट्रम रेखाएं हैं अगर जिसको विद्युत क्षेत्र में होकर गुजारेंगे और वो पतली रेखाओं में विपाटन हो जाएंगी, यानी पतली रेखाओं में बदल जाएंगी, उसको तो कहते हैं स्टार्क प्रभाव। यानी स्टार्क प्रभाव है जो किससे संबंधित है, विद्युत क्षेत्र से। यदि इन्हीं स्पेक्ट्रम रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र में गुजारेंगे और वह पतली किरणों या रेखाओं के रूप में विपाटन हो जाएगी, उसको बोलते हैं जीवन प्रभाव। जीवन प्रभाव है जो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। ठीक, आज की क्लास में यही तक, आगे कल स्टार्ट करेंगे बोर का, यानी कि बोर परमाणु की त्रिज्या, कल पढ़ेंगे हम। जब तक के लिए धन्यवाद।